बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। तो 9th क्लास हमने चैप्टर 7 को स्टार्ट किया हुआ है, तकरीबन ख़त्म होने वाला है, ठीक है ना। मज़ीद 1-2 लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे इलास्टिसिटी के बारे में, ठीक है ना बच्चों। हाँ जी, तो इसी तरह आपको अगर कोई ऑटो पिक समझना आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले लेटेस्ट लेक्चर आप तक टाइमली पहुँच सके और आप उनकी तैयारी कर सके, ठीक है ना बच्चों। हाँ जी, चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों उससे पहले आपको बता दूं मेरी 9th क्लास फिजिक्स प्लेलिस्ट है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मौजूद है, आपको यूट्यूब चैनल पे भी मिल जाएगी, जिसमें मैंने चैप्टर 1 से अभी तक तमाम लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं विद न्यूमेरिकल्स। ओके बच्चों, हाँ जी। तो अगर आपने फिर भी कोई और टॉपिक समझना है तो आप मुझे बता सकते हैं, जो हो सकता है मैंने ना अपलोड किया हो, ठीक है। चलें टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों टॉपिक का नाम है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी बच्चों ये एक प्रॉपर्टी होती है किसी ऑब्जेक्ट की जो इलास्टिक्स में पाई जाती है। इलास्टिक हो जो कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, जो बहुत ज़्यादा वो हों बेटे, ठीक है ना, इलास्टिक हो उनमें पाई जाएगी, ठीक है। जैसे स्प्रिंग है हमारे पास, इनमें पाई जाएगी। तो आपको एक एग्जांपल से समझा देते हैं कि हमारे पास ये देखेंगे एक स्प्रिंग है हमारे पास, ठीक है ना, याद रखिएगा। अब इस स्प्रिंग पे मैंने फोर्स लगाई और इसको मैं यहाँ तक ले आया, और जैसे ही मैंने ये जो फोर्स लगाई है इस पे, ये फोर्स मैं इसको छोड़ दूंगा, रिलीज कर दूंगा, ये वापस इस तरफ मूव करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर बच्चों बात सुनिएगा ध्यान से, इस फोर्स को हम बोलेंगे, ठीक है ना, इस फोर्स को हम बोलेंगे डीफॉर्मिंग फोर्स। इसकी भी अभी आपको डेफिनेशन बता देते हैं। और इस प्रॉपर्टी को कि वो वापस आ गया अपनी पहली हालत की तरफ, ठीक है ना, वापस आ गए, वापस उसी तरह यहाँ पर उसी शेप में आ गया, इस प्रॉपर्टी को बोलेंगे बच्चों इलास्टिसिटी। तो चलें डेफिनेशन लिख लेते हैं। अ प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी, किसी बॉडी की प्रॉपर्टी ऑफ अ मटीरियल, प्रॉपर्टी ऑफ अ मटीरियल ड्यू टू विच, किसी मटीरियल की प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो, ड्यू टू विच इट कम बैक टू इट्स प्रीवियस पोजीशन, अपनी पहली पोजीशन में वापस आ जाए, प्रीवियस पोजीशन जस्ट आफ्टर, फौरन उसके बाद में, किसके बाद में, आफ्टर रिमूविंग द डिफॉर्मिंग फोर्स, अप्लाइड फोर्स कह सकते हैं, आफ्टर रिमूविंग द अप्लाइड फोर्स। जैसे ही फोर्स को रिमूव किया वो वापस अपनी पहली हालत में आ गया। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इलास्टिसिटी। ये इसकी डेफिनेशन है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, ठीक है बच्चों। हाँ, तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है डीफॉर्मिंग फोर्स। कह सकते हैं कि आ फोर्स विच, जो क्या करे, चेंज दी फॉर्म ऑफ अ बॉडी, किसी बॉडी की फॉर्म को वो चेंज कर दे, ठीक है, डीफॉर्म कर दे, तो उसे हम बोलेंगे डीफॉर्मिंग फोर्स। तो इसी तरह बच्चों नेक्स्ट हमारे पास बात आ जाती है स्ट्रेस की। स्ट्रेस में हमको पता है, स्ट्रेस जैसे आपने प्रेशर पढ़ा था ना, कि फोर्स एक्टिंग नॉर्मली पर यूनिट एरिया ऑफ अ बॉडी, ठीक है ना, उसे हम बोलते हैं बच्चों प्रेशर। और यही स्ट्रेस की डेफिनेशन है, यही इसका फार्मूला है, और इसका यूनिट भी क्या है बच्चों, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो कि इसके इक्वल है पास्कल के। तो दो चीज़ों का यूनिट सेम हो गए, स्ट्रेस का और प्रेशर का। तो इसी तरह बच्चों जैसे यहाँ पे मैंने फोर्स लगाई थी, इस पूरे, इसका एरिया भी तो है ना, इस ऑब्जेक्ट का, इसका एरिया भी तो है बच्चों। तो ये जो फोर्स एक्ट की इस यूनिट एरिया पे, वो इसका क्या कहलाएगा, स्ट्रेस कहलाएगा। स्ट्रेस अप्लाइड हुआ इसके ऊपर, और इसमें क्या प्रोड्यूस हुआ, इसे हम बोलेंगे बच्चों स्ट्रेन। नया नाम है बच्चों स्ट्रेन। एक होती है ट्रेन, उसके आगे ऐसे लगा दे शुरू में, तो स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या है, तो बेटे देखें, जब हमने इस पे स्ट्रेस अप्लाई किया, इसकी 3 चीज़ें चेंज हुई हैं। एक इसकी लेंथ में चेंज आया है, चेंज आया किस में बच्चों, इसकी लेंथ में, इसकी शेप में, इसकी वॉल्यूम में। 3 चीज़ों में चेंज आया है, लेंथ, शेप और वॉल्यूम, ठीक है। अब उनमें जो चेंज आया है उस चेंज को डिवाइड कर दें उसकी ओरिजिनल से, वैल्यू से, ओरिजिनल
लेंथ, शेप और वॉल्यूम। तो ये आपके पास आता है स्ट्रेन, रेशो बिटवीन चेंज इन लेंथ, शेप, वॉल्यूम ऑफ अ बॉडी टू द ओरिजिनल लेंथ, शेप, वॉल्यूम बाय अप्लाइंग स्ट्रेस। स्ट्रेस अप्लाई करने से, जैसे देखें ना, इसकी लेंथ थी यहाँ तक, कितना इंक्रीज हुई है, ये डेल्टा एल, ये चेंज आया, डेल्टा का मतलब होता है चेंज, ये डेल्टा एल मतलब चेंज इन लेंथ। तो अगर आप बात करें शेप की तो वो डेल्टा एस, चेंज इन शेप, और अगर वॉल्यूम की बात करें तो डेल्टा वी। तो उन तीनों की अगर हम एक साथ बात करें तो इसे हम बोलेंगे बच्चों स्ट्रेन। आप बता सकते हैं बच्चों इट हैज नो यूनिट, इसका बच्चों कोई यूनिट नहीं है, इसे कहेंगे स्ट्रेन। इसकी एक सिंपल डेफिनेशन है, फार्मूला, और ये बता देना आपने, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन है। तो बच्चों इसी का अगर हम खाली लेंथ, क्योंकि हमारा यहाँ पे केस था लेंथ का, तो हम अगर लेंथ की बात करें तो इसे कहेंगे हम बच्चों टेंसाइल स्ट्रेन, क्योंकि आपके सिलेबस में सिर्फ टेंसाइल स्ट्रेन है, बाकी इसकी दो टाइप्स नहीं है, शेप और वॉल्यूम वाली। तो आप उसको बस सिंपली याद रखेंगे, स्ट्रेन में ये तीन चीज़ों में चेंज आता है ओरिजिनल के साथ, तो उसको हम स्ट्रेन बोलेंगे। और टेंसाइल है ओनली चेंज इन लेंथ और ओरिजिनल लेंथ में जो रेशो है, इसे आप बोलोगे टेंसाइल स्ट्रेन। चेंज इन लेंथ ओवर, ओ मतलब ओरिजिनल, एल मतलब लेंथ, इनमें जो रेशो, इसका भी कोई यूनिट नहीं है, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। तो बच्चों इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास हुक्स लॉ। हुक्स लॉ में हमारे पास क्या है बच्चों, हुक्स लॉ कहता है कि ये जो स्ट्रेस आप अप्लाई करते हैं स्प्रिंग पे, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन के। जितना स्ट्रेस अप्लाई करेंगे उतना स्ट्रेन ज़्यादा होगा अंडर इलास्टिक लिमिट। यहाँ पे वर्ड आया बच्चों इलास्टिक लिमिट। अब ये क्या होती है, इसको भी अभी स्टडी करते हैं बच्चों। तो आपको पता है हम फिजिक्स में इक्वल का साइन लाने के लिए प्रोपोर्शनल को ख़त्म करते हैं तो कांस्टेंट यूज़ करते हैं, यहाँ भी यूज़ करेंगे। यहाँ हमने कांस्टेंट यूज़ किया बच्चों, ठीक है ना। और साथ हम इसको स्ट्रेन को सिंपली मल्टीप्लाई लिखेंगे, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है ना बच्चों। हाँ जी, तो ये इसकी डेफिनेशन है कि रेशो बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन में जो रेशो है वो इक्वल है एक कांस्टेंट के, वो इट इज इक्वल टू, रेशो बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इज इक्वल टू अ कांस्टेंट, दिस इज कॉल्ड ओवर हुक्स लॉ। बच्चों इसका एक ग्राफ भी है, ये देखें, आप इस तरह ड्रॉ करेंगे, कहेंगे इस तरफ हमने स्ट्रेस अप्लाई किया और इस तरफ हमारा पास है स्ट्रेन। तो यहाँ पर आप पहले एक लीनियर बनाएंगे स्ट्रेट, जैसे जैसे स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं स्प्रिंग लंबा होता जा रहा है, एलोंगेट होता जा रहा है, लेकिन एक वक्त आएगा मजीद उसकी भी एक लिमिट है, वो बेचारा उससे यहाँ पर आगे फिर वो इलास्टिक लिमिट आ जाती है। तो इस तरह फिर ये इरेगुलर हो जाता है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि अगर आप इसकी ये बोलेंगे इलास्टिक लिमिट। अब इलास्टिक लिमिट क्या होती है, तो सुने बेटे, ये लेट्स से कि यहाँ पर अगर ये मैं कहूँ ये इसकी इलास्टिक लिमिट है, ये इसकी इलास्टिक लिमिट है। इसका मतलब ये कि अगर मैं इस स्प्रिंग को उठाकर ज़्यादा फोर्स लगाकर यहाँ तक ले आऊँ, इसको क्रॉस कर दिया, तो फिर ये वापस नहीं आएगा, ठीक है। उस प्रॉपर्टी को हम कहेंगे इलास्टिक लिमिट, ठीक है, कि अगर फोर्स अप्लाइड फोर्स उससे क्रॉस कर जाए, एक्सटेंड कर जाए, तो ऑब्जेक्ट वापस अपनी पहली हालत में नहीं आएगा। इस प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे बच्चों इलास्टिक लिमिट। ओके, याद रखिएगा इस चीज को, इट इज अ लिमिट, ठीक है, अंडर विच एन अप्लाइड फोर्स इज अप्लाइड, ठीक है, द बॉडी विल नॉट कम बैक टू इट प्रीवियस पोजीशन, बॉडी वापस अपनी पहली हालत में नहीं आएगी, इसलिए इसको कहते हैं इलास्टिक लिमिट। इसीलिए हमने यहाँ पे लास्ट लिमिट का ये वर्ड यूज़ किया था कि आप फोर्स लगाएं, ऑब्जेक्ट को इलोंगेट करें अंडर इलास्टिक लिमिट, लिमिट में रह के करें, ठीक है ना। हाँ, तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है ना बच्चों। इसी तरह मेरी 9th क्लास फिजिक्स प्लेलिस्ट है जिसमें मैंने चैप्टर 1 से अभी तक तमाम टॉपिक अपलोड कर दिए हैं, ठीक है बच्चों। हाँ जी, तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले लेटेस्ट लेक्चर आप लोग टाइमली पहुँच सकें और आप उनकी तैयारी कर सकें, ठीक है बच्चों। चले मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, सी यू देन, अल्लाह हाफिज़।